क्या कोई इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी एक ऐसी औरत के नाम कर सकता है जो दुनिया के सामने किसी और से प्यार करती थी? प्यार का असली मतलब पाना नहीं, बस साथ निभाना होता है। हम सब अमृता प्रीतम को उनकी पोएम्स और साहिर लुधियानवी के लिए उनके दर्द के लिए जानते हैं, लेकिन वो इंसान जिसने असल में उनका हाथ थामा, जिसने उनके लिए चाय बनाई और उनके स्कूटर के पीछे बैठकर दुनिया घूमी, वो थे इमरोज़। इमरोज़ ने अमृता को ज़िंदा रखा हुआ है। इससे ज़्यादा एक औरत अपने प्रेमी से क्या अपेक्षा कर सकती है? वेलकम टू द ऑडियो बुक ऑफ अमृता इमरोज़, अ लव स्टोरी रिटन बाय उमा त्रिलोक। ये किताब एक खिड़की है अमृता प्रीतम और इमरोज़ की दुनिया में। एक तरफ शायर, दूसरी तरफ पेंटर और बीच में एक ऐसी लव स्टोरी जो बिना किसी नाम के भी दुनिया की सबसे मुकम्मल कहानी बनी। अगर आप एक ऐसे प्यार की तलाश में हैं जिसमें शर्तें नहीं होती, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं पहला चैप्टर। उन्नीस सौ 96 में देहरादून से दिल्ली लौटते हुए मैंने अमृता प्रीतम की किताब समटाइम्स आई टेल दिस टू द रिवर, जिसका अनुवाद आर्लिन जायदे ने किया है, खरीद ली। मैं बिना रुके सारे रास्ते वहीं पढ़ती रही। उनके शब्दों ने जैसे मुझे बांध लिया हो, जकड़ लिया हो। उनकी कविता अर्ली स्प्रिंग में उनके शब्द बेगिंग फॉर अ पिंच ऑफ दैट मस्क और सन आस्किंग फॉर एन एम्बर टू किंडल हिज फायर, मेरे मन के तारों को जैसे झंझना दिया। उनकी कविता विंडो में टाइम गॉट ब्रूज एंड ब्लेड जैसे शब्दों ने मुझे वक्त के किसी दूसरे दायरे में पहुंचा दिया। उनकी कविता ए मीटिंग मुझे एक ही अलग ही आलम में ले गई, एक ऐसे माहौल में जो दुनियावी नहीं था, बल्कि इस आलम में फ़ानी से परे था। वे लिखती हैं, फिर सुबह सवेरे हम कागज़ के फटे हुए टुकड़ों की तरह मिले। मैंने अपने हाथ में उसका हाथ थाम लिया, उसने अपनी बाहों में मुझे भर लिया और फिर हम दोनों एक सेंसर की तरह हंसे और फिर कागज़ को एक ठंडी मेज पर रख उस सारी नज़्म पर लकीर फेर दी। एक अन्य जगह पर वह लिखती है, इतिहास मेरी रसोई में आया और भूखा ही चला गया। वह अपने तजुर्बों को जैसे किसी मुसव्विर की तरह अपनी तुलिका से दिशा दर्शा रही हो। वक्त ने उसकी ज़िंदगी से सारे अंगारे बीन लिए और अपनी उंगलियां जला बैठा। उनके ऐसे विशुद्ध फ़लसफ़े अल्फाज मुझे जैसे एक आध्यात्मिक ऊंचाई पर ले गए। जैसे जैसे मैं पन्ने पलटती गई, मुझे लेखिका अपने और करीब आती महसूस होने लगी। किताब का आखिरी पन्ना आने तक अमृता जी से मिलने की एक प्रबल इच्छा ने मुझे घेर लिया। अब मैं दिल्ली में उन्हें तलाश कर रही थी। मैं लगातार एक ऐसे शख्स की खोज में थी जो अमृता जी से मेरा तारुफ करा दे। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एक साहित्यिक गोष्ठी में मेरी मुलाकात अमृता जी के एक लेखक दोस्त से हो गई। मैंने उससे कहा कि वे अमृता जी से मेरी मुलाकात करा दे। उनकी सेहत आजकल ठीक नहीं है, इसलिए वे किसी से मिलती जुलती नहीं है, उन्होंने कहा। मेरे बहुत ज़िद करने पर उन्होंने हिचकिचाते हुए मुझे अमृता जी का पता और टेलीफोन नंबर दे दिया। दिन ब दिन अमृता जी से मिलने की मेरी ख्वाहिश जोर पकड़ती जा रही थी। मैं सोचती रहती थी कि उनसे मिलने का क्या तरीका अपनाया जाए। इसी दौरान मेरा दूसरा कविता संग्रह छपकर आ गया और साथ ही मेरी कविताओं की एक ऑडियो कैसेट भी। मेरी एक दोस्त ने सलाह दी कि मुझे अपनी किताब और कैसेट अमृता जी को भेंट करनी चाहिए, ताकि मैं समालोचना और उनसे मार्गदर्शन हासिल कर सकूं। उसका ये सुझाव मुझे बहुत पसंद आया।
अब मैं अमृता जी के सेहत ठीक होने का इंतज़ार करने लगी। मैं बचपन से ही अमृता जी के बारे में जानती थी। उनके लिखे कई गीत मैंने गाए थे। शायद मैं सिर्फ 12 साल की थी जब मैंने उनका लिखा एक गीत एक महफिल में गाया था। तब मैं उनके गीतों के भावों की गहराई नहीं समझ पाती थी, लेकिन उनमें निहित लय ताल का मैं खूब लुत्फ उठाती थी। वक्त के साथ साथ उनके गीतों ने मेरे दिल में एक खास मुकाम बना लिया था। जब भी कभी मैं उनकी किताब पढ़ती या उनके रेडियो पर सुनती, टीवी पर देखती, तो मेरे दिल में जज्बात की एक अजीब सी लहर दौड़ जाती जो मुझे उनके और करीब ले जाती। स्कूल और कॉलेज के दिनों में मैं निरंतर उनके गीतों को गाती रही। आज भी मुझे उस सभा का सन्नाटा, संवेदना से लबरेज माहौल, सुनने वालों की आंखों में उतर आई नमी और मेरी अपनी पलकों पर ठहरे आंसू याद है, जब मैंने उनका मशहूर गीत वारिस शाह गाया था, जो उन्होंने भारत पाक बंटवारे पर लिखा था। ये गीत जब भी कहीं गाया जाता है तो सभा में ऐसे ही सन्नाटा छा जाता है और कुछ श्रोता तो भावुक होकर रो भी देते हैं और बाद में नज्म और शायरा के लिए बहुत अदब के साथ दबी दबी तालियां बजती है। उनके अल्फाज और भाव तटस्थ श्रोता को भी ठहरने, सुनने, महसूस करने और सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। खासकर बंटवारे का दर्द, तकलीफ और दुख दिल को कचोट कर रख देते हैं। मुझे याद था अमृता जी का जन्मदिन 31 अगस्त को होता है। उनसे मिलने का ये अच्छा मौका था। मैंने उनके एक लेखक मित्र को फ़ोन किया। मुझे पता था कि वे उन्हें जन्मदिन की बधाई देने ज़रूर जाएंगे। मैंने उनसे एक बार फिर अमृता जी के साथ एक छोटी सी मुलाकात करवाने की गुजारिश की। उन्होंने अमृता जी को फ़ोन किया और वे मान गई। मैं बहुत खुश थी, बहुत उत्तेजित थी। अमृता जी से मिलने जाना मेरे लिए एक खास मौका था। मैं खास तौर पर तैयार हुई, फूलों की दुकान से सबसे सुंदर गुलदस्ता लिया। हौज खास स्थित उनके घर पर हम करीब 11:30 पर पहुंच गए थे। चारों तरफ से पेड़ों से घिरा उनका 3 मंजिला घर, गमलों में बहुत से पौधे, बेलों से सजा कॉरिडोर, गुड़हल के पेड़ की छांव में ढका घर, एक काला लोहे का गेट और पत्थरों की दीवार जिस पर बड़ी कलात्मक लिखाई में गेरुए रंग में लिखा है अमृता प्रीतम। मेरे मन में गुदगुदी होने लगी। पोर्च को पार करते ही दाईं ओर लकड़ी का दरवाजा है जिसे पीले गेरुए रंग से रंगा हुआ है। इस दरवाजे के दाईं ओर बहुत ही छोटे शब्दों में लिखा है अमृता इमरोज और साथ ही घंटी का बटन है। अमृता जी के घर के बाहर पौधों को देखकर मुझे याद आया कि उन्होंने अपनी एक किताब में एक गुजराती गाने का जिक्र किया है, सैया रे मेरी गली को छलकड़ी पहना दे। यहाँ उन्होंने कल्पना की है कि एक कहानी की, मिट्टी के बने घरों की, टाइलों से ढकी छतों की, जहाँ एक हुस्न पनपता है और एक शहरी लड़के पर मर मिटता है। लड़की अपनी मामूली बस्ती की ओर देखकर हीन भावना से भरकर अपने प्रेमी से कहती है कि वह छलकड़ी का एक पौधा उसकी गली में लगवा दे ताकि उस गली की, उस बस्ती की शान बढ़ जाए। जैसे ही मैं घर में दाखिल हुई, मैंने नज़र छलकड़ी के वही हरे पत्ते और गहरे लाल रंग के फूल खोजने लगी। अमृता जी ने एक बार लिखा था कि उन्हें याद नहीं कि कब उन्होंने इमरोज जी से छलकड़ी का एक पौधा लगवाने को कहा था और कब इमरोज जी ने उनकी यह बात सुन ली और उनके घर के आंगन में और छत के चारों कोनों में छलकड़ी के पौधे लगवा दिए। अब वे अपनी ज़िंदगी की शाम में इमरोज का हाथ पकड़कर छलकड़ी के पौधे को अपने होठों से छूने के लिए धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़कर छत पर जाती। अमृता जी घर की पहली मंजिल पर रहती है। हम जीने से ऊपर जा रहे थे। इमरोज जी की पेंटिंग से जीना सजा हुआ था। उस
जीने से ऊपर जाना अपने आप में एक अनूठा और दिलचस्प अनुभव था। हर पेंटिंग में अमृता जी थी और हर पेंटिंग में एक अलग अंदाज, उनकी शख्सियत का एक अलग पहलू झलक रहा था। मैं पेंटिंग को थोड़ा रुक रुक कर अच्छी तरह देखना चाह रही थी ताकि उनकी शख्सियत को कुछ और नज़दीक से जान सकूं, पहचान सकूं। कलाकार इमरोज़ ने जीने की दीवार, लैंप शेड्स, फर्श आदि सब जगह अपनी छाप छोड़ रखी थी। रंगोली से सजा जीने का फर्श और उस पर कहीं कहीं रखी हुई सजी सजाई मटकियाँ, सब कुछ देखते ही बनता था सब तरफ अमृता ही अमृता थी, जैसे इमरोज़ ने अपने मानस पटल पर उनकी छवि अंकित की हुई हो। जैसे एक जिस्म और रूह, प्रतिमा और प्रकृति मिलकर एकाकार हो रहे हो। हालांकि हमने अभी घर में प्रवेश नहीं किया था, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे अमृता जी से टुकड़ों टुकड़ों में मेरी मुलाकात हो गई हो। उनकी सौंधी खुशबू जैसे आने लगी हो। मुझे लग रहा था जैसे वे मेरे बहुत करीब ही है, वही अमृता जो अपने किरदारों का कुछ कुछ हिस्सा थी। सीढ़ियों से होते हुए हम एक कमरे में दाखिल हुए, जिसके बाईं ओर शायद खाने का कमरा था। हम दाईं ओर मुड़े और एक और बड़े से कमरे में दाखिल हुए जहां बहुत सारी पेंटिंग और कैलीग्राफी की तस्वीरें थी। इस बड़े कमरे में से निकलते ही एक बड़ी मेज़ थी जिस पर शीशा लगा हुआ था। शीशे के ऊपर एक पेड़ की बहुत बड़ी टहनी रखी थी। मेज पर रखी टहनी और उसकी परछाई दोनों एक साथ दिख रहे थे। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। वो क्या थी, क्यों रखी थी, उसकी क्या अहमियत थी, मुझे अभी जानना बाकी था। अब हम अमृता जी के कमरे में दाखिल हुए। वे अपने बिस्तर के किनारे पर बैठी थी। हालांकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, फिर भी वे बहुत सुंदर लग रही थी। स्नेह व आदरवश मैं अपनी आंखें उनके चेहरे से हटा ही नहीं पा रही थी। मेरा अभिवादन स्वीकार करते हुए वे मुस्कुराने लगी। मुझे उनके स्नेही व्यवहार और शालीनता ने अनायास छू लिया था। मैंने हौले से उनकी गोद में गुलदस्ता रखते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे। मैंने देखा उनका सुकोमल चेहरा मुस्काया। उजली गोरी रंगत, छोटे छोटे कटे बाल, गाल पर तिल और नाजुक बदन, नन्हे नन्हे हाथ, सुंदर कोमल उंगलियां। मैं हैरान थी कि कैसे इतनी नाजुक महिला ने इतने सशक्त एवं व्यापक साहित्य की रचना कर डाली। अमृता जी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला है। ज्ञानपीठ जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित, पहले पद्मश्री और फिर पद्म विभूषण से सुशोभित थी। देश विदेश के कई अन्य पुरस्कार सम्मान उन्हें प्राप्त हुए तथा 6 विश्वविद्यालयों द्वारा डी.लिट की उपाधि से नवाजा गया। इसके अलावा अमृता जी को आवाज़ पंजाब और पोएटेस ऑफ द मिलेनियम जैसी उपाधियां भी प्रदान की गई। उनकी भूरी आंखों में आशा किरण सी एक खास चमक थी और चेहरे पर एकदम शांत व संतुष्ट भाव। किसी परेशानी या शिकायत का कोई चिन्ह नहीं। बहती नदियां सी रहस्यपूर्ण, धीमी, शांत, परिपूर्ण। मैं इस अनुभव को जिसकी मैंने कल्पना की थी और उस अनुभव को जिसकी मैंने कल्पना तक नहीं की थी, दोनों को आत्मसात कर लेना चाहती थी। मैंने जल्दी से उठकर अपनी किताब और ऑडियो कैसेट उन्हें पेश कर दिए। किताब को हाथ में लेकर उन्होंने धीर गंभीर आवाज़ में उसका नाम ख्यालों के साए पढ़ा। कवर को प्रशंसात्मक दृष्टि से निहारा और बोली, अच्छा नाम है और कवर भी खूबसूरत है। सफ़ेद और काले का अच्छा इस्तेमाल है। फिर किताब के पन्ने पलटते हुए उन्होंने पूछा, टैप में कविताएं क्या तुम्हारी आवाज़ में हैं? कविता को टैप में पेश करना अच्छा आइडिया है। सोच में डूबे लहजे में लेकिन मुक्त होकर उन्होंने मेरी ओर देखकर कहा, अमृता जी की आवाज़ बहुत कोमल और मधुर थी। कोई तीव्रता या आवेग नहीं। उनके भीतर यदि कोई बेचैनी या आक्रोश होगा भी तो या तो वह छुपा होगा या फिर उसका उदात्तीकरण हो चुका होगा। उसी समय
सफ़ेद कुर्ता पाजामा पहने एक लंबे कद के व्यक्ति ने कमरे में प्रवेश किया। अमृता जी के लेखक मित्र ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया, फिर मेरी ओर देखकर परिचय करवाया। उमा, ये इमरोज़ है। इमरोज़, इस नाम से मेरे मन में कुछ कौंधा और जो शब्द मेरे मानस पटल पर उभरे वे थे इमरोज़, फॉरबिडन गार्डन का हीरो। मैंने खड़े होकर हाथ जोड़कर धीरे से कहा, नमस्ते। मुस्कुराते हुए बहुत ही सौजन्यपूर्ण भाव से उन्होंने मेरे अभिवादन का उत्तर दिया। कुर्सी खींचकर हमारे करीब बैठने ही वाले ही थे कि उन्होंने कहा, 1 मिनट, पहले मैं आपके लिए केक लाता हूँ। फिर हंसते हुए जल्दी से कमरे के बाहर चले गए। उनको देखते ही मुझे अमृता जी की एक कविता याद आ गई। बुत तुसाडा अंब दा बूटा वे केड़े बागा विच लंगड़ा, वाडा ते वाली बिडारन सानू ते ए दुखाडा, सो जानी मालन सो जानी भेने, अंब दी राखी विरहा जो वेड़ड़ा, ते गल विच गीत सुलंगड़ा। इमरोज़ ही उनके आम के वो बूटे थे जिसके बारे में उन्होंने पूछा है कि तुम कौन सी ज़मीन में रोपे जाओगे। इमरोज़ ही के बारे में अमृता जी ने लिखा है कि वे चांद की परछाइयों में से रात के अंधेरे में उतरे और उनके सपनों में चले आए। एक दिन इमरोज़ जी को कोई घर ले आया। वे बम्बई से लौटे एक पेंटर थे और जो बहुत सुंदर चित्र और पेंटिंग बनाते थे। उनका नाम इमरोज़ था। बिल्कुल खामोश से लगे, जैसे बिल्कुल बोलते ही ना हो, फिर भी मुझे लगा कि जैसे वे कुछ कह रहे हो। मेरी सोच का क्रम टूटा। केक लेकर इमरोज़ जी कमरे में आए और बोले, आज माज़ा का जन्मदिन है। वे अमृता जी को प्यार से माज़ा बुलाते हैं। ये बात मुझे बाद में पता चली कि इन दोनों ने एक स्पेनिश नॉवल पढ़ा था जिसकी हीरोइन का नाम माज़ा था। इमरोज़ जी को ये नाम बहुत पसंद आया। तब से वे अमृता जी को माज़ा बुलाने लगे। आप चाय पिएंगे? इमरोज़ जी ने पूछा। अमृता जी के मित्र ने कहा, ठीक है, पी लेंगे। और मेरी चुप्पी ने हामी भर दी। इमरोज़ जी फिर रसोई में चले गए। अमृता जी अपने मित्र के साथ कुछ प्रकाशकों के बारे में बातचीत करने लगी। मेरी सोच एक बार फिर से अमृता जी और इमरोज़ जी की कहानी से जुड़ गई। इमरोज़ और अमृता पिछले 40 साल से इकट्ठे रह रहे हैं। इमरोज़ हमेशा उनके आसपास, उनके इर्द गिर्द ही रहते हैं, उनकी तस्वीरें बनाते हैं, उनके घर की खिड़कियों पर रंग बिखेरते हैं, उनकी किताबों के सर्रे वर्क बनाते हैं, उनके लैम्प शेड्स पर शायरों के कलाम लिखते हैं, उनके नाम की कैलीग्राफी करते हैं जो एक बड़ी पेंटिंग के रूप में उनके कमरे में लगी हुई है। और अमृता जी की कविता का एक अहम हिस्सा है इमरोज़। मुझे एक कविता की कुछ पंक्तियाँ याद आ गई। तुम्हें खुद से जब लपेट लिया, बदन हो गए ख्यालों की भेंट, लिपट गए थे अंग में ऐसे, माला के वो फूल हो जैसे, रूह की वेदी पर थे अर्पित, तुम और मैं अग्नि को समर्पित, यूं होठों से फिसले नाम, घटा एक फिर धर्म अनुष्ठान, बन गए हम पवित्र स्रोत, था वह तेरा मेरा नाम, धर्म विधि तो आई बाद में। इमरोज़ 2 प्याले चाय लेकर कमरे में आए। प्याले हम दोनों को थमाते हुए वे कुर्सी खींचकर हमारे पास ही बैठ गए। उनके चेहरे पर एक मनोहर मुस्कान थी जिसमें एक अनूठी सादगी और एक अनंत तृप्ति का भरपूर एहसास समाया हुआ था। 2 व्यक्तियों को आत्मीय रूप से एक दूसरे से बंधे साथ साथ इतना प्रसन्न देखकर यूं लग रहा था जैसे कोई वैदिक मंत्र प्रतिध्वनित हो रहा हो। ये तो सभी जानते हैं कि अमृता जी के जीवन में जो एक पुरुष है वे इमरोज़ ही है, लेकिन इमरोज़ जी के जीवन में अमृता जी के सिवा दूसरा कोई व्यक्ति ही नहीं है। उनके सानिध्य में मैं पूरी तरह डूबी हुई थी। अमृता जी ने समाज और दुनिया की परवाह किए बिना अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जी है।
उनमें इतनी शक्ति व सामर्थ्य है कि वे अकेली अपनी राह पर चल सके। अमृता जी की अनुद्विग्नता और इमरोज़ जी की परिपूर्णता को मैं अनुभव कर रही थी। उनकी अनुरूपता, उनका आपसी मेल बिल्कुल वैसा ही था जैसे स्वर सप्तक में षड्ज और पंचम का मेल होता है। अब तक हम चाय पी चुके थे। अमृता जी अपनी बीमारी की बात कर रही थी। हाल ही में उनका ऑपरेशन हुआ था। बातों बातों में मैंने नेचुरोपैथी का जिक्र छेड़ दिया और उनसे पूछ बैठी कि क्या वे किसी नेचुरोपैथ को दिखाना चाहेगी। पहले तो वे चुप रही, फिर जवाब के लिए इमरोज जी की ओर देखने लगी। कुछ देर खामोश रहने के बाद बोली, अच्छा दिखा दूंगी। उनके चेहरे पर अब थकान के चिन्ह उभरने लगे थे। शायद उन्हें आराम की ज़रूरत थी। हम जाने को उठे, मगर जाने से पहले मैंने उन्हें अपना विजिटिंग कार्ड दे दिया और ये भी कहा कि मैं 2-1 दिन में डॉक्टर से उनके लिए मुलाकात का समय ले लूँगी। उन्होंने बहुत प्यारी सी सजीली मुस्कुराहट बिखेरते हुए मेरी बात का जवाब दिया। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि ये खूबसूरत कहानी और लोगों तक पहुँचे। और हाँ, कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, क्या आपने कभी इमरोज जैसा निस्वार्थ प्यार आज के ज़माने में देखा है? अगर हाँ, तो ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं हम अपने अगले एपिसोड में। तब तक कहानियाँ सुनते रहिएगा, कहानियाँ जीते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।